स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग बात करेंगे, बड़ा एक टेक्निकल वर्ड है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। और संघ लोक सेवा आयोग जो आपका सिविल सर्विस की परीक्षा लेती है, उसमें लगातार एक पूछा जाने वाला टॉपिक रहा है जो बहुत सारे विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूज करता है, समझ नहीं पाते आखिर किस तरह से इस क्वेश्चंस का टैकल करें, क्या इसका आंसर लिखें, कैसे इसे समझें। और ये बहुत ही सरल टॉपिक है। यदि आप इस तरह के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और जिस पे प्रत्यक्ष मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए बच्चों, हमारा आज का विषय जो है कि हम सरल रूप से राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे को कैसे समझ सकते हैं। इसके पश्चात इन दोनों घाटों में पारस्परिक संबंध क्या है, ये आज हम लोगों के डिस्कशन का पॉइंट है। अब इसी पे सीधे चलते हैं कि किस तरह से हम राजस्व खाते के घाटे को समझ सकते हैं, कैसे हम इस विषय को समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार का जो राजकोषीय घाटा होगा, राजकोषीय घाटा, वास्तव में ये एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। कुल व्यय, सरकार ने कितनी आय अर्जित की, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अंतर नहीं, वो तो बजट घाटा होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा। कुल आय का मतलब हमारा जो बजट होता है उसमें दो खाते होते हैं, राजस्व खाता और पूंजी खाता। और जब हम कुल आय की बात करते हैं तो इसी तरह से हम क्या बात करेंगे, कुल राजस्व आय, कुल राजस्व खाते की आय और कुल पूंजी खाते की आय। हम दो बात करेंगे, कुल राजस्व खाते की आय, खाते में आय, जमा कुल पूंजीगत खाते में आय, पूंजीगत खाते की आय, खाते की आय। हमारे पास दो आय हैं, राजस्व खाते की आय प्लस पूंजीगत खाते की आय। अब एक एक पे विचार करो तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि भाई राजस्व खाते में कौन कौन सी आय है। अब हम बात करें अगर राजस्व खाते की आय, तो आपको पता होगा राजस्व खाते की प्राप्तियां। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां या राजस्व खाते की प्राप्तियां क्या हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्व खाते में दो तरह की प्राप्तियां होती हैं, कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्तियां, और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। दूसरी होती है गैर कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, कर राजस्व में सभी प्रकार के कर आ जाएंगे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, सभी प्रकार के कर हम इसमें समाहित कर लेंगे। जब से जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर हम लोगों ने लागू किया है 2017 जुलाई 1 से, तब से बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को हमने जीएसटी में समाहित कर लिया है। गैर कर राजस्व के अंदर हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं, सेवाएं, उनकी कीमतों, सरकार के उद्यमों के लाभ, पीएसयूज के, जो सरकार फीस लेती है, फीस किन की लेगी, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, लाइसेंस फीस है, ट्यूशन फीस है, इसी तरह की जितनी भी फीस का रिकवरी होगी, इसके बाद जो फाइन करेगी यानी दंड लगाएगी, है ना, वो सारे हमारे गैर कर राजस्व प्राप्तियों के पार्ट होंगे। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इससे किसी भी एरिया से, क्षेत्र से भारत सरकार की लायबिलिटीज का क्रिएशन नहीं होता। इसका यह मतलब हुआ समग्र राजस्व प्राप्तियां राजस्व खाते की आय हैं। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। कुल राजस्व प्राप्तियां क्या होंगी, सरकार की राजस्व खाते की आय होगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि राजस्व
खाते की आय बराबर होगा कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां। स्टूडेंट्स इसे बड़े ध्यान से समझना, मैं स्पेशली आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन, और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो बीच में ही छोड़ के जा सकते हैं, कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। केवल वो बच्चा जुड़े जिसे वास्तव में यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह भीड़ में बैठने वाले बच्चे, जो भीड़ चाल होती है, भयानक भीड़ में बैठे हैं, समझ में कुछ नहीं आता, अल्टीमेट रिजल्ट 0। उससे बचने के लिए हमारा ये प्रयास है कि एक अच्छा तरीके से आप कंसेप्ट को समझें। इसीलिए हम लोगों ने एक टेक्निकल ये वर्ड शुरू किया है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह की आप बात करोगे पूंजी खाते की आय, पूंजी खाते की आय। जब हम पूंजी खाते की आय की बात करते हैं तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां आपको पता होना चाहिए, कुल पूंजीगत प्राप्तियां माइनस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, अन्य देयताएं, ये हमारा भाग होगा पूंजी खाते की आय का। इस पॉइंट और इस बिंदु को समझने के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि आखिर पूंजी खाते की प्राप्तियों में क्या क्या शामिल होता है। जब हम पूंजी खाते की प्राप्तियां बात करते हैं, ध्यान से समझिए इसे, पूंजी खाते की प्राप्तियां, फिर आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। और मेरा ये टारगेट है कि इकोनॉमिक्स में जो टेक्निकल आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हम लोग समाधान कर ले जाएं। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिका आईएएस पे जा सकते हैं, और इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगातार आपके करंट इशूज, टेक्निकल इशूज, जो बहुत कंफ्यूजन होते हैं, आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस प्री में कैसे करें, बदलती हुई हमारी जो प्रणाली है परीक्षा की उसके अकॉर्डिंग हम कैसे आगे बढ़ें, इस तरह के विषय होंगे। आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो 992371 पर, 7051 पर, 9999237051 पर। इसके अलावा आप और भी मदद चाहिए तो इस फोन पे कांटेक्ट करके आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। आइए मुद्दे पे जो हम बात कर रहे थे, कैपिटल रिसीट्स में देखो, अगर देश के निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाह्य ऋण लेंगे। तो पहला कंपोनेंट हुआ बाह्य ऋण। बाह्य ऋण, जब हमारे निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, इसी तरह सरकार के खर्चे ज्यादा है और सरकार की आय कम है, उसे पूरा करने के लिए आंतरिक ऋण लेंगे, आंतरिक ऋण। इन दोनों ऋणों को सामान्य भाषा में सार्वजनिक ऋण या सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण, इस पॉइंट का बड़ा महत्व है, ये आपको समझना भी पड़ेगा। इसी के अलावा तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है आपकी लघु बचतें, स्मॉल सेविंग्स, लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि। वास्तव में ये तीन ऐसी चीज हैं जिसे हम सरकार के लोक ऋण और ये अन्य देयताएं, अन्य देयताएं जो सरकार के दायित्व हैं देने पड़ेंगे। इसके अलावा विनिवेश से प्राप्तियां, विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां हैं, और जो अंतिम है जो सरकार ने दूसरे देशों को, आंतरिक राज्यों को ऋण दिए हैं, उनकी हम क्या कहेंगे, ऋणों एवं अग्रिमों की पुनर्वापसी, ऋणों एवं अग्रिमों की पुनर्वापसी, पुनर्वापसी, ये हमारे पूंजी खाते की प्राप्तियां हैं। कुल पूंजी खाते की प्राप्तियां सरकार की आय नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, लघु बचत, लोक भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, ये सरकार के देनदारियां हैं जो देनी पड़ेंगी। ऋणों या अग्रिमों की पुनर्वापसी का मतलब है सरकार के पहले वित्तीय वर्ष की होने वाली आय। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि पूंजी खाते में अगर केवल आय की बात कर सकते हैं तो विनिवेश और
ऋणों एवं अग्रिमों की पुनर्वापसी, इसलिए हमने लिखा भी है पूंजी खाते की कुल प्राप्तियां सार्वजनिक ऋण माइनस अन्य देयताएं। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, सरकार की कुल आय कैसे लिखोगे? कुल आय बहुत सिंपल, अभी आपने पढ़ा कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां, कुल पूंजीगत प्राप्तियां माइनस लोक ऋण या सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं। सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, अन्य देयताएं। आप देखेंगे अगर इन दोनों खातों को जोड़ लें, कुल राजस्व प्राप्तियां एवं कुल पूंजीगत प्राप्तियां माने सरकार की कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां माइनस लोक सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, या लोक ऋण, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, अन्य देयताएं। ये जो आपका डिफरेंस हुआ ये कुल आय हुई। और हमें पता है कि राजस्व राजकोषीय घाटा क्या है जी। आगे थोड़ा सा बढ़िए, आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ। कुल प्राप्तियों में से यदि हम सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं घटा दें तो जो प्राप्त होगा वो हमारा कुल आय कहलाएगा। आपने अभी पढ़ा था राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल आय माइनस कुल आय माइनस कुल व्यय। और अभी आपने ये पता करा कि कुल आय क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस ऋण या सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं माइनस कुल व्यय। आप ये भी जानते हैं कुल प्राप्तियों से अगर कुल व्यय घटा दिया जाए, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, तो जो बचेगा माइनस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं। ये जो कंपोनेंट आपका बचता है इसे आप कहते हो बजट घाटा। बजट घाटा माइनस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, ये समझ में आना चाहिए। आप जानते होंगे भारत सरकार ने 1 अप्रैल यानी 31 मार्च 2007 तक बजट घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था थी उसे हम कहते थे घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग व्यवस्था। इस डेफिसिट फाइनेंसिंग में या तो सरकार नई मुद्रा जारी करा लेती थी या सरकार बिना ब्याज के आरबीआई से ऋण ले लेती थी, उस पर कुछ देना वेना वापस होना था नहीं था। इस घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग यानी जीडीपी जो हमारा हुआ या राष्ट्रीय आय जो हुई उससे ज्यादा मुद्रा की पूर्ति होती थी, उससे स्फीति यानी कीमतें बढ़ती थी। इस समस्या से निजात, मैं इस टॉपिक को कभी डीपली एनालाइज करूंगा, उसके लिए आप जैसा मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने वाले हैं, आपका इससे बड़ा भला होने वाला है। तो ये जो स्फीति होती थी उसके समाधान के लिए 1 अप्रैल 1997 से भारत सरकार ने घाटों के प्रबंधन के लिए एक नई व्यवस्था जिसे आर्थिक अग्रिम पूर्वोपाय, आर्थिक अग्रिम
पूर्वोपाय, पूर्वोपाय की संज्ञा दी। वास्तव में इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के घाटे उत्पन्न होते हैं तो वो ऋण के द्वारा पूरा करेंगे और ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा जो बैंक दर के बराबर होगा। सरकार आरबीआई से ऋण ले सकती है, आम जनता से ऋण ले सकती है, वाणिज्य बैंकों से ऋण ले सकती है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसे हम विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे। आप उसके लिए जैसा हमने कहा वो कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो राजस्व, राजकोषीय घाटा हुआ, जैसे ही सरकार ने अग्रिम आर्थिक पूर्वोपाय की नीति अपनाई तो बजट घाटा यानी जो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग थी वो खत्म हो गई, तो बजट घाटा हमारा 0 या 0 हो गया। और राजकोषीय घाटा भी आपने निकाला, बजट घाटा माइनस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, एवं अन्य देयताएं। ये आपका बजट घाटा यदि 0 है तो क्या बचता है, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, अन्य देयताएं क्या बचता है जी, आपका राजकोषीय घाटा बचता है। इसे सरल शब्दों में कहोगे, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल ऋणग्रस्तता, वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल ऋणग्रस्तता की कुल ऋणग्रस्तता, टोटल इंडेटनेस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ग्रस्तता फाइनेंशियल ईयर, क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। इस कुल ऋणग्रस्तता के अंतर्गत मूलधन जमा ब्याज, मूलधन जमा ब्याज, ये आपका राजकोषीय घाटा हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ, मूलधन जमा ब्याज। अब एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया, राजकोषीय घाटा वास्तव में है क्या। 1 अप्रैल 1997 के बाद इसकी परिकल्पना में क्या परिवर्तन आए, बजट घाटा। और आपको यह भी ध्यान होगा, तब से लेकर आज तक 1 अप्रैल 1997 से लेकर हम अपने बजट में कहीं भी बजट घाटा प्रदर्शित नहीं करते, केवल राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। आज हमारा केवल टॉपिक था राजकोषीय और राजस्व घाटा, तो अभी आपने राजस्व घाटे को भी देख लेना है। राजस्व घाटा वास्तव में कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व है, कुल राजस्व व्यय। और यदि ऐसा है, सरकार होता भी है, अगर 2023-24 के बजट में देखो तो लगभग 3.4% हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, 34 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय भारत सरकार का है। और ये पूर्ति हम कैसे करेंगे, घाटों से करेंगे। और यदि घाटे बढ़ेंगे तो ऋण लेना पड़ेगा। और आपको हमने बताया अभी कि राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में कुल ऋणग्रस्तता है, ये घाटा। और ये ऋण चाहे राजस्व खाते में लिए गए हों, पूंजी खाते में लिए गए हों, इस प्रकार आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि राजस्व खाते का घाटा बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगा। राजकोषीय घाटा क्योंकि पूंजी खाते के घाटे और राजस्व खाते के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण को प्रदर्शित करता है, इसलिए एक राजस्व खाते के घाटे से एक बड़ा विचार है। ये जो हमने चर्चा करी, शाब्दिक अर्थ में भी आप इसे देख सकते हैं, जैसा कि हमारा चर्चा का बिंदु रहा। भाई राजकोषीय रेवेन्यू डेफिसिट, ये अगर आप देखोगे तो वर्ड्स में भी देख सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, राजकोषीय स्थिति है, उसका अनुमान आप अपने राजकोषीय घाटे से देख सकते हैं, कितना सरकार की ऋणग्रस्तता है। राजस्व खाते का घाटा आपका दिन प्रतिदिन के व्यय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा राजस्व खाते के घाटे से छोटा कंसेप्ट है। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा राजस्व खाते के घाटे को समाहित करता है। इस तरह से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है।
अभी हम आने वाले दिनों में फिस्कल ड्रैग, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, यमज घाटा समय, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनके लिए लगातार आप हमसे जुड़े रहिए और हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।